गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने इससे पिछली वाली क्लास में 2022 के फिजिक्स के पोर्शन वाले सिलेबस पे बातचीत करी थी। हमने देखा था हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या छोड़ना है। आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए 2018 में जो पेपर आया था उसमें से जो फिजिक्स वाले क्वेश्चन थे, लगभग 37 क्वेश्चन आए थे, उन्हीं क्वेश्चनों का सॉल्यूशन तो क्वालिटी एजुकेशन के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखें, वैकेंसी थी प्रयोगशाला सहायक, पेपर था 2018, जिसमें जब फिजिक्स की बात करें, हमने पहले भी बात करी थी कि लगभग 33.33 क्राइटेरिया फिजिक्स का था। तो हमने देखा, मैंने बताया था 30 से 35, जबकि 37 क्वेश्चंस आए थे। इसका मतलब 37, 100 में से 37 क्वेश्चन फिजिक्स के आगे, इसका मतलब 33 की जगह 37% फिजिक्स ने अपना रोल प्ले किया। हम आगे चलें। फिजिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट हुआ था क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन क्या था देखें एक बार। अगर क्वेश्चन को पढ़ें तो हम देखें कौन सी यूनिट से आया है पहला क्वेश्चन, और से देखो। दे रखा यंग का द्विसलिट रेखा क्षेत्र प्रयोग। कहाँ पढ़ा था? मैंने कल भी बताया था आपको, इससे पहले वाली क्लास में तरंग वाले चैप्टर में। तरंग वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमें यंग के द्विसलिट रेखा छिद्र प्रयोग के बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके न्यूमेरिकल फॉर्मूला पे अधिक ध्यान देना होगा। देखिए क्वेश्चन क्या था कि यंग के एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में झिर्रियों के मध्य की दूरी, मीन्स दो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत जो हम डायग्राम में देखते हैं जब S1 S2, तो उनके बीच की दूरी D। कितनी दे रखी है आपको? देखो 1 mm। 1 mm का मतलब 1 मिलीमीटर। एम के सिस्टम में सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं, तो इसको एम केस में ले लें, तो बन गया 10⁻³ मीटर। पहली चीज आ गई, झिर्रियों के बीच की दूरी 1 mm दे, और पर्दे की झिर्रियों से दूरी, पर्दे की झिर्रियों से दूरी है, वो भी क्वेश्चन में दे रखी थी आपको 1 मीटर। या गलती से 1 मिलीमीटर हो गया, वास्तविकता में 1 मीटर थी। पर्दे से झिर्रियों की दूरी मीन्स प्रकाश स्रोत से पर्दे की दूरी, ये आपको दे रखी थी 1 मीटर, जो पहले से एम के सिस्टम में मौजूद है। एक 500 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का एकवर्णीय प्रकाश के लिए तीसरे निम्निष्ठ की उच्चिष्ठ से दूरी ज्ञात करनी है। ध्यान देना, जो आपतित प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य 500 नैनोमीटर। इसको भी एम के सिस्टम में चेंज कर लें तो लैम्डा की वैल्यू आ गई आपके पास 500 मिली। मिली मीन्स -3, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो, नैनो का आप जानते हैं 10⁻⁹ मीटर। तो और से देखें, स्मॉल डी है, कैपिटल डी है, लैम्डा है। अब ये बोल रहा है, क्या पूछ रहा है? देखो, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के लिए तीसरे निम्निष्ठ जो थर्ड मिनिमा उसकी सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस पूछी है, और हमने फॉर्मूला पढ़ा है मिनिमा के लिए। फॉर्मूला पढ़ा था हमने दूरी निकालने का, x फॉर्मूला था, याद हो तो 2n-1। अगर ये मैक्सिमम होता तो n लैम्डा बन जाता, यहाँ है 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल 2d। n नंबर ऑफ मिनिमा, लैम्डा आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, कैपिटल डी प्रकाश स्रोत से पर्दों की मध्य की दूरी, स्मॉल डी दोनों एक वर्णीय प्रकाश स्रोत या S1 S2 के बीच की दूरी। इसमें देखा जाए तो हमको जो वैल्यू दे रखी है वो सारी गिवन है, केवल वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। रख के सॉल्व करें एक बार, देखें। फॉर्मूला है लैम्डा 2n, सेंटर से कौन से तीसरे मिनिमम की बात की जा रही है, तो 2 × 3
-1, ये 2n-1, लैम्डा की वैल्यू पढ़ा मैंने 500 इंटू 10⁻⁻9। कैपिटल डी क्या थी? प्रकाश स्रोत से पर्दे की दूरी जो 1 मीटर डायरेक्टली दी हुई थी, अपॉन 2 स्मॉल डी। 2 स्मॉल डी की वैल्यू, स्मॉल डी है क्या? एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से पर्दे की दूरी जो हमें 10⁻³ मीटर दी हुई। देखें लैम्डा 2 3 जा 6 -5, तो 5/2 तो इसमें पहले ही चल रहा है, इंटू ये 500 अपनी जगह, 10 की पावर को सॉल्व किया जाए, ऊपर है 10⁻⁻9, नीचे है 10⁻⁻3। सॉल्व करें 10⁻⁻9 नीचे 10⁻⁻3, तो ये 10⁻⁻6। आगे देखें लैम्डा 10⁻⁻6 और 2 जीरो यहाँ से है तो इसे 10⁻⁻4 लिखा जा सकता है, तो 5 5 जा 25 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻4। लैम्डा 25 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 इंटू 10⁻⁻4। ये आंसर आ रहा है मीटर में। देखा जाता है तो कोई भी नहीं है क्योंकि हमारे पास चारों ऑप्शन मिलीमीटर में दिए हुए हैं, इसे मिलीमीटर में चेंज कर लें। लैम्डा 10⁻⁻4 का 10⁻⁻ मीन्स 10 से डिवाइड और कर दें, ये हो जाएगा 0.125 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। देखा जाए ये वाला आंसर मिल रहा है हमारे ऑप्शन में। टेन से डिवाइड कर 1.25, ऐसा 125 मिलीमीटर वाला कौन सा है? सेकंड ऑप्शन। इसका आंसर हो गया 1.25 इंटू 10⁻³ मीटर। या 10⁻³ को हम मिलीमीटर में काम में ले लें तो हमारे जो आंसर आया वो आया 1.25 मिलीमीटर। ऑप्शन कौन सा था? सेकंड ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड ऑप्शन। आगे चलें। क्वेश्चन कह रहा है बूस्टर का नियम का है। ये बूस्टर वाला क्वेश्चन फिर कहाँ से आया? तरंग वाले चैप्टर से। मैंने कहा था एक किरण प्रकाशिक और एक तरंग प्रकाशिक। बूस्टर का नियम क्या कहता है भाई? म्यू इज इक्वल टू tan ऑफ IP। IP जहाँ ध्रुवण कोण है, म्यू जहाँ अपवर्तनांक है। तो ध्रुवण कोण का स्पर्शमान उस माध्यम के लिए अपवर्तनांक को व्यक्त करता है। ये बूस्टर का नियम था। तो बूस्टर का नियम क्या है? म्यू इज इक्वल टू tan ऑफ IP। ऑप्शन में देखें बूस्टर जैसे ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे भी, यहाँ सेकंड ऑप्शन होगा म्यू इज इक्वल टू tan ऑफ IP। फिर 87 क्वेश्चन दिख रहा है, ये भी तरंग वाले चैप्टर से, कि फोन ऑफर डिफ्रैक्शन आ गया तरंग वाले चैप्टर में। क्या कह रहा है देखो, एकल छिद्र फोन ऑफर विवर्तन में यदि छिद्र की चौड़ाई घटा दी जाए तो निकटवर्ती निम्निष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ता है? छिद्र की चौड़ाई जिसे हम स्मॉल डी से व्यक्त करें, निम्निष्ठ की चौड़ाई पे क्या प्रभाव पड़ता है? देखें यहां दिख रहा है, इसमें चेंज करें स्मॉल डी में तो निकटवर्ती निम्निष्ठ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? निश्चित है कि यह बस ही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमको। निम्निष्ठ के लिए अगर याद हो, यह फॉर्मूला हम काम में लेते हैं sin थीटा n। निम्निष्ठ की कोणीय चौड़ाई, निम्निष्ठ का क्रम nवां है। nवें निम्निष्ठ की जो कोणीय चौड़ाई है उसका फॉर्मूला पढ़ा था हमने, n लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये डायरेक्टली लिखा जा सकता है, थीटा n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। तो देखना मैं निम्निष्ठ की चौड़ाई पर एक वर्णीय प्रकाश स्रोत की जो बात कर रहे हैं
केंद्रीय चौड़ाई ऑन ऑफ वृत्त में छिद्र की चौड़ाई, उससे क्या रिलेशन बन रहा है कि थीटा इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। अब डी बढ़ा रहा है घटा रहा है, चौड़ाई घटा दी जाए, डी इंक्रीज करेंगे, क्या कर दी जाए, घटा दी जाए। इनवर्स रिलेशन होने की वजह से थीटा एन इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब डी घटेगी, थीटा एन बढ़ जाएगी। थीटा एन बढ़ने से क्या होंगे, निम्नलिखित दूर दूर हो जाएंगे। देखो यही है, पहले यह बन रहा था, अगर ये थीटा एन बढ़ जाएगा, यहाँ नहीं बन के ये थीटा एन यहाँ बनेगा, मतलब क्या होगा, निम्नलिखित दूर दूर हो जाएंगे। दूर होने वाला ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, फिर देखें यहाँ पे निम्नलिखित क्या होंगे, एक दूसरे से दूर बढ़ जाएंगे क्योंकि उनकी कोणीय चौड़ाई बढ़ जाएगी। यहाँ सही ऑप्शन कौन सा हो गया, दूसरा। तो अगर एकल छिद्र की चौड़ाई बढ़ा दी जाती है तो निम्नलिखितों के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, दूर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। 88, ये एटम वाले, मैंने कहा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आ गया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की अधिकतम तरंग दैर्ध्य, बात किसकी कर रहे हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर सीरीज। क्रम याद रखें, तो पहली लाइमन, दूसरी बामर, फिर तीसरी पाश्चन, फिर चौथी ब्रैकेट, लास्ट वाली फुंड सीरीज। हम बात करें बामर सीरीज, बामर श्रेणी। अब बात ये आती है कि बामर श्रेणी की रेखाएं बनती कब है। मैंने कहा था पहली लाइमन सीरीज के सारे उत्तेजित ऊर्जा स्तर जितने भी हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ संक्रमण करे, पहले ऊर्जा स्तर मीन्स n1 बराबर 1 में, n1 बराबर 1 में, तो लाइमन सीरीज की रेखाएं बनती है। ये नंबर 2 पे आ रहा है बामर सीरीज, इसका मतलब यहां पहले में नहीं दूसरे में संक्रमण है। निश्चित है n1 की वैल्यू फिक्स हो गई, इसकी मुख्य क्वांटम संख्या n1 इज इक्वल टू 2। उत्तेजित स्तर n2, ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, एक्साइटेड कुछ भी हो सकते हैं। n1 बराबर 2 ये तो फिक्स हो गया बामर सीरीज के लिए, बट n2 की वैल्यू अगर 3 बात की जाए तो बामर श्रेणी की पहली रेखा भी अल्फा, मैं बोलूँ सेकंड रेखा के लिए n2 चेंज हो जाएगा, ये बीटा, तीसरी रेखा के लिए 5, चौथी रेखा के लिए 6, इस प्रकार चलता है। यहां बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, अधिकतम तरंग दैर्ध्य, जो पहली रेखा है उसकी लैम्डा मैक्सिमम होती है और अंतिम इन्फिनिटी हो सकता है, उसकी मिनिमम होती है लैम्डा मिनिमम। तो ये फिक्स है, n1 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी। n2 अगर फर्स्ट रेखा की बात की जाए जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा निकालनी है, तो n2 की वैल्यू 3 फिक्स हो गई। यही मिनिमम वाली पूछ ले तो n2 की वैल्यू इन्फिनिटी रख लेते, लैम्डा मिनिमम। निकालने क्या है, बामर श्रेणी की तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य निकालने तो रिडबर्ग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला याद हो तो आपको, उत्सर्जित तरंगों की तरंग दैर्ध्य 1/λ, तरंग नियतांक भी बोलते हैं, न्यू बार। फॉर्मूला था कैपिटल R टाइम्स ऑफ 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2। n1 निम्नतम ऊर्जा स्तर की मुख्य क्वांटम संख्या, n2 उत्तेजित ऊर्जा स्तर की मुख्य क्वांटम संख्या। अधिकतम की बात करें इसमें तो पहली रेखा की बात करिए, बामर श्रेणी की पहली रेखा के लिए n1 फिक्स है 2 और n2 फिक्स हो गया 3। यहां निश्चित है n1 की वैल्यू फिक्स हो गई 2 और n2 की वैल्यू फिक्स हो गई। इसका मतलब यहाँ वैल्यू रखनी है, सॉल्व करना है, सॉल्व करना, आंसर भी तो मैच होना चाहिए। देखिए तो 1/λ। बात आती है रिडबर्ग कांस्टेंट। देखा था कुछ कांस्टेंट ऐसे हैं जिनकी क्वेश्चन में वैल्यू कुछ नहीं दे रखा है, अगर रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ध्यान हो तो सॉल्विंग में आप निकाल पाओगे क्या किसके आसपास जा रहा है रिजल्ट।
और अगर आर की वैल्यू पता नहीं, बाकी सब पता है, आर की वैल्यू पता नहीं, तो आंसर निकलेगा कैसे? रिडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू फिक्स है, या तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू को याद कर लो आप, आर की वैल्यू अभी याद कर लेंगे, 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स प्रति मीटर। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। वैल्यू रखें 1/λ। अभी मैं आर को आर ही रख रहा हूँ, 1/n1 स्क्वायर, n1 की वैल्यू 2 है, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 1/n2 का स्क्वायर। प्रथम रेखा के लिए उत्तेजित स्तर की मुख्य क्वांटम संख्या n2 दिस इक्वल टू 3, 3 का स्क्वायर 9। देखा जाए तो 1/λ। एलसीएम लेके सॉल्व करें, 36, 9 माइनस 4 5, आर मल्टीपल, इसको तो 1/λ दिस इक्वल टू 5r/36। हमको तो लैम्डा निकालनी है, वो भी कैसी? मैक्सिमम। प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी, बन जाएगा फॉर्मूला 36/5 इंटू 1/r। अब कॉम्प्लिकेशन क्या आती है? आर की वैल्यू याद है, सर इस वैल्यू को रखूंगे तो 1 में ये वैल्यू डिवाइड करूंगा तो कितना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ आपको याद रखना है कि जो 1/r है, बार बार ये काम में आता है इसको सॉल्व करने के लिए, तो आप सीधा 1/r की वैल्यू याद रखो। आर कॉन्स्टेंट याद है, 1/r याद रखो, 0.926 इंटू 10⁻⁷। मतलब डिवाइड का काम ही खत्म हो गया, आपको सिर्फ मल्टीपल करना है। डिवाइड करते भारी पड़ता, गुणा ही तो करना है, गुणा तो हो जाएगा कितनी बड़ी संख्या हो। देखो 36/5 इंटू 0.926 इंटू 10⁻⁷। इसमें 36 में 5 से इजीली डिवाइड जाएगा, और जो डिवाइड होगा उसका इससे मल्टीपल भी इजीली हो जाएगा। जब हम दोनों को गुणा करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए जरा, क्या था वैल्यू? 36/5 इंटू 0.926 इंटू 10⁻⁷। आपकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? 6.557 इंटू 10⁻⁷। ये मीटर में आंसर आ चुका है, पर चारों में मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब फिर कुछ कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। लगभग आंसर आ चुका है कि यही होगा, तो ये तो एंगस्ट्रॉम में आ रहा है, आपका तो मीटर में। चेंज करें, पॉइंट हटाए, 3 जीरो नीचे लगेंगे, ये 3 जीरो ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव को बढ़ा देंगे। कितना हो जाएगा भाई? 6557 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर और 10⁻⁻10 मीटर। निश्चित है 10⁻⁻10 मीटर को क्या लिखा जा सकता है? 1 एंगस्ट्रॉम लिखा जा सकता है। तो लैम्डा मैक्सिमम आपका आंसर लास्ट में जाके क्या आया? 6557 एंगस्ट्रॉम। ऐसा आंसर मिल रहा है, ये मिल रहा है। तब जाके पता चला कि हमारा ऑप्शन ए सही। मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था, क्वेश्चन पढ़ने से आंसर पता नहीं चलेगा, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा लास्ट उस ऑप्शन तक, जब तक कि आपका ऑप्शन उससे मैच नहीं कर जाए। ये तो यहाँ पे था एंगस्ट्रॉम। अगर मैं सेकंड ऑप्शन में इसी वैल्यू को रिपीट करके 10⁻⁻6 और लिख देता तो निश्चित है ये वाला तो दोनों जगह मैच करता है, पीछे वाला मैच थोड़ी कर पाता, तो लास्ट तक आपको सॉल्व करना ही पड़ता। इस प्रकार से आप इस प्रकार सॉल्व करोगे। तो मैंने कहा इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट था, एक तो रिडबर्ग कांस्टेंट जो भी डायरेक्टली काम में इनडायरेक्टली काम में आया, तो आर की वैल्यू याद मत रखो, 1/r की वैल्यू क्या याद है? 0.926 इंटू 10⁻⁷ मीटर।
क्योंकि 1/r ही काम में आएगा, r इंटू मल्टीपल में काम में नहीं आएगा। चलें आगे। 88 ऑप्शन हमने सॉल्व किया, निकाल दिया इसका आंसर। 89, गौर से पढ़ें इसको एक बार। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने कहा क्वेश्चन पढ़ो और आंसर ढूंढ ही नहीं पाओगे। देखो क्वेश्चन कौन सा है, वही एटम वाले चैप्टर से, हाइड्रोजन बोर मॉडल वाला। क्या कह रहा है, जब हाइड्रोजन परमाणु प्रथम उत्तेजित स्तर में होता है तो इसकी त्रिज्या मूल अवस्था की त्रिज्या की तुलना में कितनी होती है। इसका मतलब किसका किन से कंपेरिजन करना है, आपकी ग्राउंड स्टेट का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से। अब nth बोर रेडियस निकालने का फॉर्मूला तो याद हो, क्या फॉर्मूला है भाई। जब हम करेंगे तो हम फॉर्मूले जनरली टिप्स पे रट लेंगे। nth बोर ऑर्बिट की रेडियस Rn, फॉर्मूला है 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। क्या दे जाएगा, nth बोर रेडियस का फॉर्मूला 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। n क्या है, जिस ऑर्बिट की बात कर रही, जिस ऑर्बिट की रेडियस निकाल रहे उस ऑर्बिट की मेन प्रिंसिपल नंबर, जिसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। अगर मैं n बराबर 1 कहता हूं कि ग्राउंड स्टेट कहलाती है, जिसे आप न्यूनतम ऊर्जा स्तर कहते हो। ये तो बात कर रहा है, किससे कर रहा है भाई, इसकी मूल अवस्था मीन्स ग्राउंड स्टेट R1। n की वैल्यू कितनी हो गई भाई, तो निश्चित ही इसकी वैल्यू आ गई 0.529 एंगस्ट्रॉम। किसकी है ये, मूल अवस्था की त्रिज्या। ये किससे कंपैरिजन करा रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मुख्य क्वांटम संख्या कितनी हो जाएगी बढ़कर, ग्राउंड स्टेट की 1 है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की n1 बराबर 2, n बराबर 2। देखिए Rn फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देखिए तो R2 हो गई आपके, फॉर्मूला हो गया 0.529 4 टाइम्स m², 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये तो पहले ही है आपके, गौर से देखो R2। R1 की वैल्यू कितनी है 0.529, क्या R1 लिखा जा सकता है क्या, बन गया 4 टाइम्स ऑफ R1, और को अलग रख लिया, बाकी चीज R1 बन गई। इसका मतलब मूल ऊर्जा अवस्था से जो त्रिज्या है वो एक्साइटेड में कितनी होगी, 4 गुना आ रहा है क्या कहीं, 11/4। ऑप्शन 4 तक याद रह जाएगा। आगे चले, देखो आप अभी तक हम तरंग और एटम वाले के आसपास ही घूम रहे हैं। 37 क्वेश्चन आए, मैं कहा था उस समय 4 क्वेश्चन आए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए होते, चारों के चारों आंसर मौजूद थे, चारों से 4 दूनी 8 नंबर सीधे सीधे आ जाते। देखें वापस आगे, फिर हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा है। तो हाइड्रोजन परमाणु को अपनी न्यूनतम अवस्था से पहले उत्तेजित अवस्था जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, पहले किसकी बात करी थी उसने, रेडियस की, अब किसकी बात कर रहा है, ऊर्जा की। तो ऊर्जा कब निकाल पाओगे, फिर बोर मॉडल हमको याद होना चाहिए कि किसी बोर मॉडल में nth ऑर्बिट की एनर्जी का फॉर्मूला लगा दिमाग, हम 12th के उसमें जाएं तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला याद हो तो -13.6, याद हो तो Z² अपॉन n²। एनर्जी निकाली थी हमने, कैलकुलेशन करी थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। nth ऑर्बिट में फॉर्मूला क्या होगा एनर्जी निकालने का, -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड परमाणु क्रमांक बात है हाइड्रोजन की जा रही है, तो निश्चित ही जेड की वैल्यू 1 बन। अब फॉर्मूला और इजी हो गया, En इक्वल टू -13.6 अपॉन n², साथ में लेकर ये हाइड्रोजन परमाणु के nth ऑर्बिट में एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो परमाणु को अपनी निम्नतम अवस्था से पहले उत्तेजित अवस्था, निम्नतम अवस्था मीन्स ग्राउंड स्टेट,
अभी मैंने बताया था ग्राउंड स्टेट के लिए मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n1 बराबर 1, ग्राउंड स्टेट n1 बराबर 1 रख दें, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आपके पास आ गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। ग्राउंड स्टेट्स कहाँ भाई आगे जा रहा है, प्रथम एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड या प्रथम उत्तेजित अवस्था, इस n बराबर n1 था वो बढ़कर फर्स्ट एक्साइटेशन में 2 हो गया। फॉर्मूला क्या बन गया, En E2 देखें -13.6, n का स्क्वायर 4 से डिवाइड कर दो, साथ में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 की वैल्यू क्या आ गई देखें, आपके पास E2 की वैल्यू आ गई आपकी लास्ट एक्साइटेड स्टेट, कौन सी, फर्स्ट एक्साइटेड। किस में देना भाई, -13.6 में आपको 4 का भाग देना है, दे दें, इजी वे में जा रहा है, -3.4 इलेक्ट्रॉन। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी निकल गई -13.6, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में -3.4 इलेक्ट्रॉन। कुछ कह रहा है, जाना कहाँ है, उसको जाना ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन को न्यूनतम अवस्था से उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। कहाँ जाना उसको, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इट मीन्स उसको जाना है एनर्जी E1 टू E2, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी तो जा पाएगा, नहीं तो उसका संक्रमण ही नहीं होगा। तो डेल्टा E2 माइनस E, ये एनर्जी डिफरेंस है। E2 की वैल्यू है क्या, है हमारे पास, कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E1 माइनस, तो फॉर्मूले में और एनर्जी भी नेगेटिव है, ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 13.6 में से 3.4 घटा दो, आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव 10.2 इलेक्ट्रॉन। तो मूल अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। देखो ऑप्शन में आ रहा है कि आ रही है थर्ड ऑप्शन, 10.2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया आपको 10.2। हर जगह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो मैच करना, चारों ऑप्शन में से मैच कराना, 100% मैच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, एटम वाला चैप्टर जिसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़े, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फूड, ये अगला चैप्टर कौन सा, न्यूक्लियस वाला। मैंने कहा था बाइंडिंग एनर्जी पे बार बार फॉर्मूले आते हैं। क्या कह रहा है भाई, ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम क्या है, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, पहला 1H1 जिसे हाइड्रोजन या प्रोटॉन कहते हैं, दूसरा 1H2 जिसे ड्यूटीरियम कहा जाता है, तीसरा टाइटेनियम 1H3। हाइड्रोजन के इस समस्थानिक की बात की जा रही है। आगे बढ़ेंगे अपन, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको समस्थानिक, एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, इसमें इस समस्थानिक की बात की जा रही है जिसे हम ड्यूटीरियम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ड्यूटीरियम नाभिक की बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की बात की जा रही है। आगे चले, क्या बात कर रहा है, ड्यूटीरियम का तो 1H2, तो निश्चित है इसमें एटॉमिक मास हमको पता चल गया, A = 2। नोट कर ले, एक ही प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन। देखिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा E बाइंडिंग एनर्जी, B सिंबल बाइंडिंग को बता रहा है, E एनर्जी को, बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन जब भी करते हैं तो बाहर लगा देते। पढ़ा हमने फॉर्मूला, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला है बंधन ऊर्जा अपॉन एटॉमिक मास। अब हमको जो क्वेश्चन में दे रखा है वो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, इसका मतलब इसकी वैल्यू दी हुई है।
पहले इसकी वैल्यू निकाल लें। ड्यूटेरियम परमाणु की बंधन ऊर्जा Eb, ये बन जाएगा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा इनटू एटॉमिक मास ऑफ ड्यूटेरियम। ये निकाल हमने 2, डबल कर दें 2 इनटू कितनी देर की आपको 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन दुगना कर दें तो लगभग बाइंडिंग एनर्जी आपके पास आ गई 115 का दुगना हो गया 2 पंजे 10, कितनी हो गई 2.230 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके आगे? ड्यूटेरियम परमाणु की बाइंडिंग एनर्जी दी हुई थी आपको, प्रति न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी। आगे चले, पूछ क्या रहा है? इस नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति का मान होगा, इस नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति निकालनी है, मास डिफेक्ट। अब ये चीजें तो निकाल ली, मास डिफेक्ट कैसे निकलेगा देखें। जब हम न्यूक्लियर वाला चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा? न्यूक्लियर वाला, तो एक कॉन्सेप्ट बनेगा जो मैंने अभी आपको जब हमने सिलेबस की बात करी थी वहां पे भी मैंने आपको याद कराया था कि जब किसी भी नाभिक के 1 AMU द्रव्यमान की क्षति होती है, फिक्स है, 1 एटॉमिक मास यूनिट जब भी मास डिफेक्ट होगा तो कितनी ऊर्जा निष्कासित होगी? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 AMU द्रव्यमान की मात्रा ही तो है। यह निकाल क्या रहा है? उस द्रव्यमान की मात्रा निकालो जिसमें इतनी एनर्जी निष्कासित होती है। देखिए मास डिफेक्ट डेल्टा हमारे पास आई थी कितनी? 2.230 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कह रहा है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निष्कासित होती है जब द्रव्यमान की क्षति 1 AMU होती है। 2.330 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर निष्कासित होती है तो द्रव्यमान की क्षति कितनी होगी? फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास? 2.3230 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये MeV से MeV कैंसिल, आपको सिर्फ डिवाइड तो करना है, किसमें? 2.330 में 931 से डिवाइड करें, ये डिवाइड आ जाएगा आपके पास 0.024 AMU। जैसे सिर्फ U बोल दें, यूनिट का मतलब है AMU, एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। तो आपके पास जो फॉर्मूला आया 0.024 U का मतलब अपने आप में एटॉमिक मास यूनिट है। आ रहा है कैसा ऑप्शन? 0.02 ये रहा। ये मैच हो गया आपके सेकंड नंबर। आगे चलें, क्या कह रहा है? देखो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें न्यूमेरिकल तो है नहीं, सिंपल सॉल्व करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट, बीटा रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। कण है क्या? खुद ही इलेक्ट्रॉन है। कि जब भी किसी न्यूक्लियस से बीटा कण उत्सर्जित होता है तो क्या होता है? पहला ऑप्शन परमाणु के आंतरिक कक्षों से होता है, दूसरा नाभिक में विद्यमान मुक्त इलेक्ट्रॉन से होता है, थर्ड नाभिक में न्यूट्रॉन के क्षय से होता है, या नाभिक में निकलने वाले फोटोन से होता है। बात करें बीटा कण की, पढ़ा था हमने बीटा क्षय। जब बीटा क्षय की बात करते हैं, मान लिया कोई नाभिक है, एटॉमिक मास Z, परमाणु क्रमांक Z और एटॉमिक मास A। इसने क्या कर दिया भाई? एक बीटा कण। मैंने भी बताया बीटा कण एज ए इलेक्ट्रॉन सिंबल है -1 E0। इसमें आवेश होता है, द्रव्यमान 0 होता है।
अगर इससे इस कण का उत्सर्जन हो जाए, नाभिक चेंज हो जाएगा, एक्स से वाई चेंज हो जाएगा, एटॉमिक मास अपरिवर्तित रहेगा, बैलेंसिंग के लिए ये Z+1 में। जब भी किसी नाभिक से बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो बनने वाले नए नाभिक का परमाणु क्रमांक पुराने इससे कितना ज्यादा हो जाता है, 1 ज्यादा हो जाता है, प्लस कुछ एनर्जी। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें, फास्फोरस, परमाणु क्रमांक फास्फोरस का 15, एटॉमिक मास 32। मैंने कहा फास्फोरस ने एक बीटा कण उत्सर्जित कर दिया। 15 से 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 16, जबकि एटॉमिक मास अनचेंज रहेगा। 15 किसका, फास्फोरस का, तो 16 किसका, सल्फर का। इसका मतलब इस वास्तविकता में रिएक्शन को देखे तो इसमें उत्सर्जित क्या हुआ भाई, एक बीटा कण उत्सर्जित हुआ है। पढ़ेंगे हम बीटा कण कभी भी सिंगल इमिट नहीं होता है, ये पेयर्स के रूप में होता है। इसका मतलब निश्चित है न्यूट्रिनो भी साथ निकले, रिएक्शन कंप्लीट होगी। देखें, ये बोल रहे हैं फास्फोरस से सल्फर बन गया, तो मतलब पदार्थ ही चेंज हो गया। तो देखें ऐसा क्या हुआ बीटा शय में, ये बोल रहे बीटा शय होता है तो वास्तविकता में जो नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है। बीटा शय कहाँ से होता है भाई, नाभिक से। नाभिक में हुआ क्या कि न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ किसमें, प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन सिंबल कहलाता 1n0, प्रोटॉन जिसे हम 1p1 कहते हैं, पहले से तो हुई नहीं। तो देखो, तो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बना कब बना, जब -1 E0 प्लस न्यूट्रिनो निकला। इलेक्ट्रॉन में नाभिक से बीटा कण तब उत्सर्जित हुआ है जब न्यूट्रॉन किस में चेंज हुआ है, प्रोटॉन में। तो मतलब शय वास्तविकता में हुआ किसका है, नाभिक से न्यूट्रॉन का। ऐसा कोई ऑप्शन दिखा दे रही है तो बीटा कण नाभिक में न्यूट्रॉन के शय से उत्पन्न होता है। इसको नाभिक में न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो वैलेंसी के लिए क्या करना पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन को इमिट होना पड़ता है और बीटा कण के फॉर्म में वो इमिट हो जाता है। ऑप्शन इसका थे। आगे चलें, क्या बात कर रहे हैं देखो क्वेश्चन की, कि जब लिथियम को किसी कण से टक्कर दी जाती है, कॉलिजन करता है किससे, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, कोई भी एटम हो सकता है, किससे कर रहा है भाई, लिथियम से। तो 2 अल्फा कण उत्पन्न होते हैं, टकराने वाले कण की बात कर रहा है। देखें 3Li, मान लिया किसी एक्स पार्टिकल से कॉलिजन कर, क्या दे रहा है भाई, 2 अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल कहता है बेटा हीलियम का नाभिक। अल्फा पार्टिकल है क्या वास्तविकता में, हीलियम का नाभिक। हीलियम का नाभिक बात करें तो 2He4, एक नहीं 2 निकले, 2He4 प्लस 2H, लिथियम ने किसी अननोन पार्टिकल से कॉलिजन किया और 2 अल्फा कण उत्सर्जित कर दिए। पूरा अननोन पार्टिकल क्या है देखें, वैलेंसी देखें, यहाँ कितनी है भाई 3, यहाँ 2 और 2 कितने हैं 4, तो निश्चित है वैलेंसी के लिए 1 होना चाहिए। अभी तो 3 और 1 4 4 होगा। एटॉमिक मास देखें, यहाँ 7, यहाँ 8, वैलेंसी में निश्चित हमको 1 लिखना पड़ेगा तभी वैलेंस हो पाएंगे। यहाँ पे भी 7 + 1 8, यहाँ 4 + 4 8, यहाँ 2 3 + 1 4, यहाँ 2 + 2। देखिए 1x1, अरे पता है तो सभी जानते हैं, z = 1 और a = 1 किसका, प्रोटॉन का है। तो लिख रखा कहीं प्रोटॉन, दे रहा
निश्चित है लिथियम से जब एक प्रोटॉन कॉलिजन करता है तो 2 अल्फा पार्टिकल इमिट होते हैं। सही ऑप्शन क्या आ गया? प्रोटॉन। आगे चले 94 क्वेश्चन। कौन से वाले चैप्टर से बताया था मैंने लास्ट में 10वीं यूनिट? कौन सी? सेमीकंडक्टर डायोड। जहां हमने पढ़ा था रेक्टिफायर, प्रोसीजर रेक्टिफिकेशन। 2 टाइप के पढ़ेंगे, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। क्या कह रहा देखो, एक अर्ध तरंग दृष्टकारी 50 हर्ट्ज मुख्य आवृत्ति मेन फ्रीक्वेंसी दे रखी है। कितनी दे रखी है आपको? 50 हर्ट्ज पर कार्य कर रहा है। इसकी रिपल की मूल आवृत्ति क्या होगी? रिपल का मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। जब हम हाफ रेक्टिफायर पढ़ेंगे फॉर्मूला पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे बेटा कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मेन फ्रीक्वेंसी। मुख्य आवृत्ति कह रहे फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी है वो मेन फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है? डबल हो जाती है। दे रखी है कि मेन फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये 50 हर्ट्ज। ये वैल्यू रख दें तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 50 हर्ट्ज। इसका मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गया आपके 100 हर्ट्ज। तो रिपल की जो मूल आवृत्ति दे रखी है क्या? कहीं दे रखा है, देखो 100। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। बात बताई थी मैंने जब मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, तो मैंने इस चैप्टर में बताया था हमको पहले बेसिक पढ़ना पड़ेगा, चालक, कुचालक और अर्धचालक। बेसिक पे क्वेश्चन आ गया। देखिए कि परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन। अब जर्मेनियम सिलिकॉन किसके एग्जाम्पल है? सेमीकंडक्टर के। बताया था मैंने जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर्स मीन्स अर्धचालक, आधे गुण चालक के और आधे गुण कुचालक के। और मैंने वहाँ बताया था आपको जब सिलेबस डिस्कस किया था क्लास में, मैं बताऊंगा कि अर्धचालक का मतलब आधे गुण चालक के और आधे गुण कुचालक के। कुचालक कब बना रहता है, चालक कब बन जाता है? मीन्स इंसुलेटर कब रहता है और कंडक्टर कब बन जाता है? निश्चित है कि जब अर्धचालक को एनर्जी दी जाएगी, गर्म किया जाएगा, तो उसके पार्टिकल एक्साइटेड होंगे। पार्टिकल एक्साइटेड होंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। फ्री हो जाएंगे तो क्या होंगे? कंडक्टिविटी शो करने लग जाएंगे। तो निश्चित है जब वो रूम टेम्परेचर, जीरो टेम्परेचर पर तो एक्साइटेड नहीं हुआ। बाउंडिंग कंडीशन में, बाउंडिंग कंडीशन में जब फ्री नहीं हुआ तो कंडक्टिविटी जीरो। कंडक्टिविटी जीरो किसकी होती है? इंसुलेटर्स की। कह रहा परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक है वो पूर्णतः कुचालक की तरह व्यवहार करते आ रहा है। ये रहा। तो परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम, शुद्ध सिलिकॉन है क्या है? अचालक है। टेम्परेचर देंगे तब चालक बनेंगे। आंसर क्या होगा आपके? कंप्लीटली इंसुलेटर की तरह। आगे चलें। इसी चैप्टर का मैंने कहा था लॉजिक गेट्स। बेसिक क्लियर है तो लॉजिक गेट सॉल्व करने में कहीं दिक्कत ही नहीं आई। क्या कह रहा है भाई? दिए हुए चित्र में लॉजिक गेट दर्शाता है कि ये पूरा का पूरा कौन से लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। गौर से देखें। अगर मैं इसको हटाता हूं, इसको अगर मैं मानू ये नहीं है, ये और गेट है, ये सिंबल काम में ले जाता है आपके किसके लिए? नॉट गेट के लिए। ये फिर और है, ये नॉट। इसका मतलब आउटपुट में जो सिग्नल आएगा वो शो करेगा कि गेट किस गेट की तरह बिहेव कर रहा है। सिग्नल कैसे निकालें देखें। अभी हमने केवल हम गेटों को समझा। मान लीजिए यहां से सिग्नल कौन से गए बेटा? बाइनरी सिग्नल गए ए और बी। किस में गए? पहले और गेट में। और गेट हो तो हम जानते हैं इसका आउटपुट वाई इक्वल टू और गेट क्या करता है? दोनों सिग्नल को ऐड कर देता है। इसका मतलब इसमें जब गए तो ये ए प्लस बी बन गया।
इसने क्या करा, दोनों सिग्नल को ऐड कर दिया। अब आगे देखें, ये सिंबल क्या है, पूरक द्वार, नॉट गेट। क्या करेगा, सिग्नलों को उल्टा कर देगा, पूरक बना देगा। ए प्लस बी का पूरक यहाँ क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, साथ में डैश आ जाएगा, ए प्लस बी का पूरक बन गया। ये इसका आउटपुट आया अभी। अब ये आउटपुट इसमें गया, इसका मतलब जो भी सिग्नल था इसमें डिवाइड हो गया, हाफ हाफ दोनों में डिवाइड हो गया। आधा इसमें गया और आधा सिग्नल क्या आपके पास, ए प्लस बी का पूरक। तो मतलब ए प्लस बी के पूरक में ए प्लस बी का पूरक डैश अपॉन 2 इसमें चला गया, ए प्लस बी का पूरक हाफ इसमें चला गया। जो भी सिग्नल था आधा आधा डिवाइड हो गया। किसमें गया मैंने बताइए, और गेट है, क्या करेगा, दोनों को जोड़ देगा। पहले आधे किए फिर जोड़ दिए तो वापस वही बन गया। इसका मतलब इसके अंदर और गेट ने क्या करा भाई, ए प्लस बी को पूरक ही रहने दिया। किसमें से पास आउट, और नॉट गेट में थे। फिर इसको पूरक में चेंज कर देगा। इसका मतलब जब ये नॉट गेट अपना वर्क करेगा तो बन जाएगा ए प्लस बी के पूरक का पूरक, ए प्लस बी डैश का डैश। और हम जानते हैं ए के पूरक का पूरक वापस यही होता है। लास्ट में आंसर आउटपुट क्या मिला आपको, ए प्लस वाई दिस इक्वल टू ए प्लस, रिजल्ट क्या है यहाँ पे, ए प्लस बी। इनपुट में सिग्नल क्या थे आपके, इनपुट सिग्नल थे ए और बी, आउटपुट में क्या हुआ, ए प्लस बी। इसका मतलब दोनों सिग्नल को ऐड कौन करता है, और गेट करता है। तो पूरा का पूरा गेट किस गेट की तरह बिहेव कर रहा, और गेट कहीं आ रहा है क्या, ये रहा पहला ऑप्शन, ये और गेट की तरह बिहेव। तो आपने देखा अगर बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो और गेट निकालना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा था केवल डायग्राम आएगा तो जी गेट्स की बेसिक फंडामेंटल क्लियर होंगे तो ये आप आउटपुट सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसका है, फर्स्ट यूनिट का। कौन सी फर्स्ट यूनिट, दृढ़ पिंड गति की बात करी थी हमने, बला गुण टॉर्क की। क्या कह रहा है, दरवाजों में हैंडल के कब्जों से अधिक दूरी पर बाहरी किनारे पर लगाए जाते हैं। क्यों, दरवाजा खोलते हैं एक तरफ कब्जे लगे रहते हैं, एक तरफ हैंडल लगा रहता है। तो जिस कोर पर आप गेट देखोगे, दो कोर है, एक ये वाली और एक ये वाली। यहाँ पर तो आपने कब्जे लगा दिए, हैंडल यहाँ लगाया। अरे हैंडल यहीं लगा देते ना, खुलता ही नहीं गेट कभी भी। और जहाँ से बांध रखा है वहीं से खींचोगे तो खुलेगा क्या, बल तो लगेगा, अरे एफ तो लगेगा, एफ बली मैक्सिमम कर लो बट टॉर्क 0 रहेगा। क्यों, तो मैंने बताया था टॉर्क का फॉर्मूला याद रखना आपको, आर क्रॉस एफ। एफ तो लगा रहे हो आप, फिर भी टॉ 0, इट मीन आर 0 है। आर क्या है, आर क्या है, लंबवत दूरी। किसके बीच की लंबवत दूरी, कि जहां बल लगा रहे हो वो और जहां से आपके घूर्णन अक्ष पास आउट हो रही है, इसके रेस्पेक्ट में तो रोटेट होगा, इसके बीच की दूरी, ये आर कहलाता। अभी आपने यहाँ लगाया तो आर 0 थी, आर 0 थी तो टॉ 0 था। इसका मतलब इसको लीनियर मोशन तो दिया जा सकता है, परंतु रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क 0 रहेगा। अगर मैं बोलूँ यहाँ लगाता तो आर कम रहता, और बढ़ा दूँ, इसका मतलब जैसे जैसे मैं आर को बढ़ाता जाऊंगा मेरे को इसी को खोलने के लिए कम बल की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, आर को बढ़ाकर या घटाकर एफ को बैलेंस करते हैं, एफ बैलेंस होने से टॉर्क बैलेंस होता है। इसका मतलब कम बल लगाकर आसानी से खोल सकता हूँ, कब, जब मैं ये लंबा दूरी बढ़ा दूँ। देखिए ये यार ऑप्शन देखो, ये तो दरवाजों को आसानी से खोलने के लिए अधिकतम बल आघूर्ण लगाने के, उनको रोटेशनल मोशन करना है तो टॉ मैक्सिमम होना चाहिए, आर को मैक्सिमम करके टॉर्क को बढ़ा लिया। बाकी ऑप्शन इसमें से मैच नहीं करते। क्या हो गया कि दरवाजों से कब्जे और हैंडल दूर क्यों बनाए जाते हैं, तो दूरी बढ़ाकर हम क्या करते हैं, टॉर्क को मैक्सिमम। नेक्स्ट चलें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी रिजिड बॉडी वाले चैप्टर से था, पर मैंने कहा ये हमारे सिलेबस में तो था ही नहीं। आप बोलोगे ये टॉपिक तो सिलेबस में था,
जहाँ उसने दृढ़पिंड गति की लिख दी तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि दृढ़पिंड गति की स्टार्ट ही कहाँ से होता है? सेंटर ऑफ मास से, द्रव्यमान केंद्र। क्या कह रहा है देखो, दो कणों की निकाय की अवधारणा कीजिए। एक ऐसा सिस्टम आपको सोचना है जिसमें सिर्फ दो ही पार्टिकल मौजूद है। एक कण का द्रव्यमान m1 है, दूसरे कण का द्रव्यमान m2। यदि प्रथम कण का द्रव्यमान केंद्र की तरफ दूरी d से खिसकाया जाता है तो दूसरे कण को कितनी दूरी से खिसकाना पड़ेगा जिससे निकाय का द्रव्यमान केंद्र अपरिवर्तित। द्रव्यमान केंद्र की पोजीशन निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, RCM। जो निकाय है तो दो कण है, इस कण का द्रव्यमान m1 पहला कण, इस कण का द्रव्यमान m2 दूसरा कण, का सेंटर ऑफ मास कहलाया। क्या कह रहा है? पहले कण को, मान लिया पहले कण को d दूरी से इसके पास ला रहा हूं, सेंटर ऑफ मास यही बना रहे तो निश्चित है सेकंड को किस डिस्प्लेसमेंट या किस पोजीशन से खिसकाना पड़ेगा वो दूरी निकालनी। जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं इस दूरी को r1 मान लेते हैं, इस दूरी को पोजीशन वेक्टर r2 मान लेते। RCM निकालने का बेसिक फॉर्मूला m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस। पहले कण की दूरी दे रखी है तो हम जब सॉल्व करेंगे तो r1 को d से रिप्लेस किया जाए। दूसरे कण की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, जिसे निकालनी है अननोन x मान लिया, तो जो r2 है तो x मान लेंगे और x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। m1 m2 दिए हुए मास दिए हुए, ये बोल रहा है सेंटर ऑफ मास अनचेंज रहे। अगर मैं इसे ओरिजिन मानता हूँ इसका मतलब सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे बना रहे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, इसका मतलब RCM चेंज ही नहीं हो, RCM 0 बने, सेंटर ऑफ मास चेंज ही नहीं हो। तो उसको किस मूवमेंट से या डिस्प्लेसमेंट से खिसकाऊँ कि इसको खिसकाने पर भी सेंटर ऑफ मास उसी पोजीशन पे बना रहे। इन सभी वैल्यूज को हम फॉर्मूले में करें। देखिए देखो भाई, RCM दिस इज 0, m1 ही है, r1 दिस इज d, m2 ही है, m2 को किस डिस्प्लेसमेंट से मूवमेंट करा रहे हैं, एक्सिस, अपॉन m1 प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो m1 प्लस m2 0 में चले, बचा रह गया m1d प्लस m2x इक्वल टू 0। निकालना है क्या, हमें x निकालना है, इसको उधर भेज दें नेगेटिव हो जाएगा। देखो m2x इक्वल टू माइनस m1 इंटू डी, m2 डिवाइड में चला जाएगा। x का फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, इक्वल टू माइनस मास के नीचे मास को निकले तो m1 अपॉन m2। इस सेकंड पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला आ गया। देखो x किसी से मैच कर रहा है, क्या कर रहा है, देखो ये रहा, और से देखो नेगेटिव बता रहा है कि जिस डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में m1 का डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट होना चाहिए, नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब हमें तो केवल दूरी की बात कर रहा है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट पूछता तो नेगेटिव देता, डिस्टेंस पूछी इसने, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, इसका मतलब हमें सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी की बात करनी है तो m1 m2 पर, ये तो डिस्प्लेसमेंट निकला है। अब बोले इसमें डिस्टेंस क्या होगी, तो ये नेगेटिव फैक्टर हट जाएगा, क्योंकि यह नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है, उसके अपोजिट मूव होगा। आंसर किससे मैच कर रहा है, कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, ये कर रहा है m1 अपॉन m2 इंटू डी। देखो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। फिर बेसिक है तो न्यूमेरिकल, पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार चक्ति, चक्ति का मतलब ये तो सिर्फ रिंग है, अगर इसको सॉलिड रिंग बोल दिया जाए चक्ति बन। 1 रुपये का सिक्का, कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर,
एक्स्ट्रा, ये सब चक्ति जिसकी जिसे कहते हैं, जिसकी त्रिज्या त्रिज्या दे रखी है कैपिटल आर, कितनी दे रखी है भाई 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। द्रव्यमान 25 किलोग्राम, शक्ति का द्रव्यमान है 25 किलोग्राम। ओमेगा फ्रिक्वेंसी दे रखी है एन, 120 चक्कर प्रति सेकंड, साइकिल पर सेकंड। रफ्तार से गुणन करती है तो शक्ति का जड़ता गुण। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसका, शक्ति का। और हम जानते हैं शक्ति का उसकी ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष जड़ता गुण, फॉर्मूला याद है, हाफ एम और आर स्क्वायर। फॉर्मूले को देखो और क्वेश्चन को वापस पढ़े, और से देखो। अरे आर चाहिए आर है, एम चाहिए एम है। इसका मतलब ये जो चक्कर दे रखे हैं ये कंफ्यूज करने के लिए कि बच्चा घूमता रहे, चक्कर खिला दिया, ये तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको साइकिल पर सेकंड की जरूरत ही नहीं है। इसको सोच के सब जने सोचते हैं कि हाँ ये वाली चीज़ दे रखी है, सॉल्व कैसे होगी, 120 तो काम भी नहीं आया, हमें भी नहीं आया। 1/2 मास 25, आर का स्क्वायर 0.5 इंटू 0.5, देखें 25 इंटू 0.25 अपॉन 2। ये सॉल्यूशन तो अपन आराम से कर सकते हैं। पॉइंट हटा तो नीचे जीरो लगा, तो आपको सिर्फ सॉल्व करना है, देखा जाए तो सॉल्व करें। जानते 25 इंटू 25 625, ये बन जाएगा 6.25 ऑन 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिट क्या रहेगी, मास का तो किलोग्राम और रेडियस का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। 6.25 में 2 से डिवाइड करें तो 3.125 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। देखो मैच कर रही है, इसका मतलब ये सिर्फ चक्कर घुमाने के लिए चक्कर दिए, जरूरत ही नहीं थी को, तो मैच कर गया, आंसर हो गया आपके 3.16 किलोग्राम पर मीटर। बेसिक और इम्पोर्टेंट कहा था आपको, थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़े से स्टैंडर्ड होते हैं। देखो क्या कह रहा है, किसी गैस के दो नमूने, किसी एक गैस के दो नमूने ले लिए, एक ए और एक बी, एक ही तापक्रम पर व दाब पर है, जिनका प्रेशर और टेम्परेचर हमने दोनों का सेम मान रखा है। उन्हें संपीड़ित किया जाता है, तो संपीड़ित करके वॉल्यूम कितना कर दिया, इनिशियल वॉल्यूम का हाफ कर दिया, आधा संपीड़ित कर दिया। तो जो ए है उसको संपीड़ित करने के लिए प्रोसीजर कौन सा लिया हमने, आइसोथर्मल प्रोसेस। और बी को कंप्रेस करने के लिए हमने कौन सा लिया, रुद्धोष्णप्रक्रम, जिसे एडियाबैटिक प्रोसेस। ए का अंतिम दाब बी के कंपैरिजन में बढ़ेगा घटेगा क्या रहेगा, ये आंसर निकाल। पूरे दो नमूने हैं भाई, और बी दोनों में वॉल्यूम सेम है, बी से कितना कर दिया 3/, बट जब ए को करा तो संपीड़ित करने के लिए आपने समतापीय प्रक्रम काम में लिया, समतापीय। बट बी को कंप्रेस करने के लिए अब आपने समताप नहीं लिया, कौन सा लिया, रुद्धोष्म प्रक्रम। तो
बताना है किसका कंपैरिजन किया गया, तो दाब का कंपैरिजन करना है। ए का दाब बी के दाब की तुलना में बढ़ा या घटा, इसका मतलब आपको प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी में रिलेशन। ए का प्रोसीजर क्या है यार, आइसोथर्मल प्रोसेस। बी का प्रोसीजर कौन सा है, एडियाबेटिक प्रोसेस। देखिए आप, जगह कम रहेगी, थोड़ा सा बड़ा। एक ए की बात की जा रही है, एक बी की बात। एक ही समय में समतापीय प्रक्रम की बात, समतापीय प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम की अवस्था समीकरण जब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को, तो पढ़ेंगे पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसे ही जब भी रुद्धोष्म प्रक्रम की बात की जाएगी, तो अवस्था समीकरण बन जाएगी पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉस। यह गामा को रुद्धोष्म अनुपात कहते हैं। गामा जब पढ़ेंगे गामा इक्वल टू सी पी पी ऑन सी वी। स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात ही रुद्धोष्म अनुपात या गामा कहलाता है। तो जब पढ़ेंगे तो हम निकालेंगे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए। गामा कभी भी एक से छोटा नहीं होता है, गामा की वैल्यू हमेशा एक से बड़ी होती है। गामा ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो जो ए गैस है तो वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज किया भाई, वी से v/2। इनिशियल और ये फाइनल। इनिशियल को मान लिया बेटा P1 V1, फाइनल को मान लिया आपने P2। इनिशियल कंडीशन में P1 V1, फाइनल कंडीशन में P2 V2। दिख रहा है V2 जो अंतिम आयतन है वो प्रारंभिक आयतन का कितना हो रहा है, आधा हो रहा है। यहाँ रख दें P1 V1 इक्वल टू P2, यहाँ आ जाएगा V1/2। ये V1 से V1 कैंसिल, तो प्रेशर में रिलेशन आ गया P2 इक्वल टू 2P। जो ए गैस है उसका अंतिम दाब प्रारंभिक दाब का दुगना होगा। इसका मतलब ये पूरी की पूरी चीज प्रेशर ऑफ ए को शो कर रही है। जब अंतिम अवस्था में ए को समतापीय प्रक्रम से संपीड़ित किया गया तो उसका जो दाब है अंतिम दाब वो प्रारंभिक दाब का दुगना हो गया। इसका मतलब प्रेशर ऑफ ए है कौन सा, फाइनल कंडीशन। रुद्धोष्म प्रक्रम की बात करें तो वही प्रोसीजर P1 की पावर गामा इक्वल टू P2 की पावर गामा। यहाँ पे भी रिलेशन तो यही है, जो अंतिम आयतन है प्रारंभिक आयतन का आधा कर दिया, संपीड़ित किया। P2 निकालना चाहे क्या बन जाएगा भाई, P1/P2 ऑल पावर गामा। V1 तो V है, V2 V/2 है। P2 V1 का मतलब प्रारंभिक आयतन V, अंतिम आयतन संपीड़ित करने से आधा हो गया, होल पावर गामा तो P1। ये V से V कैंसिल तो ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा P2 इक्वल टू 2 की पावर गामा तो P1। P2 क्या चीज है, अरे प्रेशर ऑफ PB है, जो नमूना B है उसका अंतिम दाब। मैंने शुरू में बताया गामा ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब यहाँ 2 की पावर 1 से ज़्यादा होगी, इसका मतलब यहाँ 2 है और वहाँ 2 की पावर 1 से ज़्यादा, इसका मतलब बड़ा कौन होगा, ये वाला होगा।
पी बी ऑलवेज ग्रेटर देन पी ए। नमूने ए का अंतिम दाब नमूने बी के अंतिम दाब से हमेशा कम रहेगा, या नमूने बी का अंतिम दाब नमूने ए के अंतिम दाब से हमेशा ज्यादा रहेगा। पी बी इज ग्रेटर देन पी ए। बताओ, ए का जो अंतिम दाब है, और आंसर हमारे आया है, क्या आया है? पी बी इज ग्रेटर देन पी ए। कौन सा होगा बताओ? ए का दाब बी के दाब से अधिक है, तो छोटा है। बी के बराबर इक्वल नहीं है, दिख रहा है? ए का अंतिम दाब बी के अंतिम दाब से कम, ये ऑप्शन है। ए का अंतिम दाब बी के अंतिम दाब से हमेशा कैसा रहेगा? लोअर बना। कौन सा हो गया आपके? थर्ड ऑप्शन। फिर चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 101 किसमें से है? वही थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में से। मैंने कहा था वर्क, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क, एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क, वर्क सब जगह रहेगा और वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आए हैं, देखो क्या कह रहा है कि जब किसी गैस पर 20 जूल कार्य किया जाता है, गैस पर कार्य कर रहा है, इसका मतलब किस पे हो रहा है? वर्क ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर वर्क हो रहा है। एनर्जी रिलीज हो रही है कितनी? 40 जूल ऊष्मा निष्कासित होती है, उत्सर्जित होती है। यदि गैस की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा 70 जूल थी तो इसकी अंतिम ऊर्जा की गणना कीजिए। ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा और कार्य, 3 वर्ड आ रहे हैं। कौन कौन से? ऊर्जा का मतलब ऊष्मा, ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा और कार्य। तो निश्चित है ये क्वेश्चन था ऊष्मा गतिकी के फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम। पढ़ा है क्या? पढ़ा है। डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू। किसी तंत्र को दी गई ऊष्मा उस तंत्र द्वारा बाह्य वातावरण के विरुद्ध कार्य और उस तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य। पूछ क्या रहा है भाई? अंतिम ऊर्जा निकालनी। सिंपल फॉर्म में लिखें इसी फर्स्ट को, तो देखें यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा इसलिए मैं एक्स्ट्रा पेज ले रहा हूं। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या निकालना भाई आपको? अंतिम ऊर्जा निकाल। देखिए क्यू इक्वल टू ई यू प्लस डब्ल्यू। आंतरिक ऊर्जा की बात कर रहा है तो लिख लें क्यू इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस डब्ल्यू। निकालनी क्या भाई? अंतिम ऊर्जा निकाली। ये रही यू एफ निकाल। फॉर्मूला क्या बन गया? क्यू एफ इक्वल टू यू आई प्लस क्यू माइनस। देखो ये निकालने सबको उधर ले गए, तो नेगेटिव क्वांटिटी थी वो प्लस हो गई, जो प्लस थी वो माइनस। चलिए आगे। अब क्वेश्चन पे वापस गौर करें। फॉर्मूला लिख लें क्यू एफ इक्वल टू क्यू एफ दिस इक्वल टू, देखो क्या था? क्यू आई प्लस क्यू आई प्लस क्यू
माइनस डब्ल्यू की बात करें, लैंग्वेज पढ़ो। किसी गैस पर 20 जूल कार्य किया जाता है, तो इसका मतलब यहां डब्ल्यू क्या है, वर्क ऑन द सिस्टम। सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, सिस्टम पर वर्क हो रहा है, और सिस्टम पर वर्क होता है तो कार्य को ऋणात्मक लिया जाता है। इसका मतलब डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं होगा, क्या होगा, माइनस डब्ल्यू। क्यों, सिस्टम पे वर्क हो रहा है। फिर बात करें क्यों, अरे ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, रिलीज हो रही है, गेन थोड़ी कर रहा है, लॉस हो रहा है, रिलीज हो रही है। और जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो निश्चित एनर्जी कैसी मानी जाती है, नेगेटिव। वो तो वर्क नेगेटिव होगा, एनर्जी नेगेटिव। फॉर्मूले में आप इन साइन सिस्टम को यूज करें, यू एफ इक्वल टू यू आई, प्लस डब्ल्यू की जगह माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, और माइनस डब्ल्यू की जगह प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू भी नेगेटिव और डब्ल्यू भी नेगेटिव, नेगेटिव, ये सारे मान रखे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आंसर निकाल। देखिए यू आई कितनी है, गौर से देखो यू आई। क्वेश्चन में जो यू आई दे रखी है, क्या दे रखी है, प्रारंभिक दे रखी है, प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा कितनी दे रखी है, 70 जो 70। फिर आगे देखें क्यू, जो रिलीज एनर्जी है कितनी दे रखी है आपको, 40 जूल। तो क्यू के साथ कैसा नेगेटिव है, नेगेटिव साइन, -40, प्लस वर्क 20 जूल। देखो पॉजिटिव जूल रहेगी क्या, आंसर ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, ये प्लस ऑप्शन कौन सा हो गया। आगे चले तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदर्श ऊष्मा इंजन कार्नोट चक्र में 227 डिग्री सेंटीग्रेड और 127 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच निष्पादित होता है। उच्च ताप पर यह 10⁴ जूल ऊष्मा अवशोषित करता है। ऊष्मा की वह मात्रा जो कार्य में परिवर्तित होगी निकालनी, ऊष्मा की वो मात्रा निकालनी जो कार्य में चेंज होगी। देखें सबसे पहले इस हीट इंजन की हम क्या निकालें भाई, कैपेसिटी निकाल, दक्षता। फॉर्मूला है 1 माइनस T2 अपॉन T2 is the temperature of sink, T1 is the temperature of source। कार्नोट सक जो आदर्श इंजन, इसमें आदर्श गैस है, कहाँ से ऊष्मा लेती है, स्रोत से। किसको देती है, सिंक को। तो ये रिलीज एनर्जी और ये गेन एनर्जी। गेन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है। कितनी दे रखी है भाई, T1 आपको दे रखी है 227 डिग्री। केल्विन में चेंज कर दें, हमने सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना, तो 273 ऐड कर दो। जब इसमें 273 ऐड होंगे 500 केल्विन T1 की वैल्यू। सिमिलरली T2 जो उसने सिंक को रिलीज की है, सिंक को रिलीज करी, कितनी हो गई 127 डिग्री। केल्विन में चेंज करें तो ये दोनों जुड़कर हो गई जाएगी 400। जो हीट इंजन है उसकी कैपेसिटी दक्षता आ गई ईटा इक्वल टू 1 माइनस 400 केल्विन अपॉन 500 केल्विन। केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो, ये बचा रह गया 1 अपॉन। दक्षता हमेशा परसेंटेज में निकली जाती है, अगर परसेंटेज करना हो तो 100 इंटू मल्टीपल करके, और यहाँ परसेंटेज के रेशियो की बात। ईटा इक्वल टू 1/, ये कैपेसिटी है। निकालना क्या भाई, कार्य में परिवर्तित ऊष्मा। क्या निकालना आपको, वास्तविकता में तो वर्क डन निकालना। ईटा दक्षता, वर्क डन अपॉन एब्जॉर्ब एनर्जी।
ये जो हीट इंजन है वो सोर्स से ऊष्मा क्यों लेता है, सिंक को रिलीज करता है और वर्क कितना करता है, डब्ल्यू वर्क निकल वर्क, दिस इज ईटा इंटू क्यू। देखिए वर्क डन, दक्षता हमको पता है 1/5, कितनी ऊर्जा ले रहा है ये दे रखी ना, 10 की घात 4 ऊर्जा अवशोषित कर रहा है, सोर्स से कितनी एनर्जी गेन कर रहा है, 10⁴। 10 की घात 4 में से एक बार निकालूं तो इसे 10, 5, एक पावर कम होगी 10⁻³ आ जा सकता, 10 में 5 से डिवाइड किया 2 बार, 2 इंटू 10⁻³ जूल, 2 इंटू 10⁻³ जूल, 10⁻³ का मतलब किलो, 1000 नहीं हो गया भाई, 2000 जूल। कितनी हो गई वापस देखो, 2000 जूल। आ रहा है क्या ऑप्शन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन चले। देखिए दो समान ताप के बीच कार्य करने वाले उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन की दक्षता है, फिर ध्यान देना ये फिर हीट इंजन से आया है, दक्षता अभी अभी मैंने बताया था ईटा दिस इक्वल टू 1 माइनस T2। क्या होता है भाई, देखो समझो बेसिक, अगर थोड़ा सा ध्यान दें, ये सोर्स, ये सिंक, ये सोर्स, और ये वो कार्यकारी पदार्थ है जो कार्य करे। स्रोत का टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है, सिंक इसका टेम्परेचर T2, और T1 ऑलवेज भी ग्रेटर देन बना रहता है T2, किसकी कंडीशन में, हीट इंजन कंडीशन। क्या करता है कि जो कार्यकारी पदार्थ है वो सोर्स से एनर्जी गेन करता है, कितनी, सोर्स से एनर्जी गेन करता है, वर्क करता है। क्या करता है, वर्क करने के लिए सिस्टम पे वर्क होता है, क्या करता है वो, Q2 एनर्जी सिंक को रिलीज करता है, इसका मतलब वर्क में कन्वर्ट एनर्जी कितनी होगी, Q1 माइनस Q1 वास्तविकता में T1 को रिप्रेजेंट कर रही है, Q2 वास्तविकता में T2 को। तभी तो हम कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है दक्षता W/Q लिखते हैं, Q मीन्स अवशोषित, Q1 ही तो करी, W कितना हुआ, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तभी तो आपके पास ये फॉर्मूला बनता है ईटा दिस इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, या टेम्परेचर की फॉर्म में 1 माइनस T2 अपॉन, दो टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहा है T1 और T2। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को वापस देखें, क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन, दो समान ताप, समान ताप का मतलब जिस टेम्परेचर पे सोर्स है उसी टेम्परेचर पे सिंक है, दोनों बराबर हैं। T1 दिस इक्वल टू T2 तो निश्चित है इसकी कैपेसिटी या इसकी दक्षता 100% होगी क्या, तो पूरा दो समान ताप के बीच करने वाले सभी, और कोई हीट इंजन ले लें उसमें भी T1 जब बराबर T2 होगा तो उसकी भी तो कैपेसिटी 100% ही आएगी। कहने का मतलब क्या है कि दो समान ताप के बीच कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षताएं समान होती हैं। देखो ऑप्शन मिल रहा है क्या, पहला बराबर हो, पहले में ऑप्शन मिल गया कि दो समान तापों के बीच कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षताएं कैसी होगी, समान होगी, पहला ऑप्शन में। हाँ तो हमने क्या देखा, 103 क्वेश्चन का हमने आंसर निकाल लिया। क्या देखा कि समान ताप के बीच कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान। 85 से 103 तक के क्वेश्चन अपन ने लगभग सॉल्व किए और एक्यूरेट सॉल्व करने की कोशिश करी कि आपके आंसर 100% मैच करें। क्लास थोड़ी बड़ी हो रही है तो अपन ऐसा करेंगे, 103 के बाद 104 से 123 तक जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वाली क्लास में अपन करने की कोशिश करेंगे।
आगे 104 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। अब तक आपने देखा तो आपने देखा कि फिजिक्स इजी नहीं है, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज के साथ साथ मैथ्स की ट्रिकली अप्रोच के मैथ्स को किस प्रकार से सॉल्व करें कि इजीली आपसे आंसर आ जाए, किस प्रकार से सॉल्व करना आपने देखा। हमने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो यही प्रैक्टिस आपकी भी बनानी है। हमारी कोशिश रहेगी कि जिस स्पीड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसी स्पीड से आप भी सॉल्व कर पाएँ। ये तभी संभव है कि जब मेरी थ्योरी क्लास चले उसमें आप कंसंट्रेट होकर ध्यान दें। थ्योरी अगर क्लियर है तो फार्मूला क्लियर होगा, फार्मूला क्लियर होगा तो फार्मूला एप्लीकेशन क्लियर रहेगी और आप इजीली मैच कर पाओगे कि चारों ऑप्शन में से कौन सा 100% मैच। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे के क्वेश्चन। थैंक यू बेटा।